Hello everyone, I welcome you all in Bhavna Mishra Pandey English classes. You all may be happy and healthy at your home. God bless you children. So with this positivity, let's start our today's class. And today we are going to do textual question answers of the chapter Ranga's Marriage. So let's start. First question is, comment on the influence of English, the language and the way of life on Indian life as reflected in the story. What is the narrator's attitude to English? So, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमको इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लाइफस्टाइल का इंडियन लाइफ पे जो भी उसका इन्फ्लुएंस है उस पे क्या करनी है, एक हिंदी में आप कहिए टिप्पणी करनी, या इंग्लिश में आप कहिए हमको उस पे कमेंट करना है. एंड जो नरेटर हैं उनका क्या एटीट्यूड था इंग्लिश के लिए. सो the narrator says that during the last 10 years English language has made inroads into Indian countryside. तो नरेटर कहते हैं कि लास्ट 10 ईयर्स, कौन से लास्ट 10 ईयर्स, जब ये स्टोरी में भी लिखी गई होगी उससे 10 ईयर्स बिफोर तक, उस टाइम तक मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज क्या थी, बहुत ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर नहीं थी, मतलब थोड़ा बहुत ही था यहाँ पे. नाउ देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश, लेकिन अब क्या है, अब बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को जानने वाले हैं, थोड़ा बहुत जानने लग गए हैं. ड्यूरिंग द हॉलीडेज वन कम्स अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश. एंड छुट्टियों के टाइम पे बहुत सारे पीपल मिल जाएंगे जो कि बाहर से इधर उधर से आते हैं एंड दे टॉक इन इंग्लिश. They bring in English words even while talking in Kannada. And जब कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है तो उसमें भी बहुत सारे पीपल क्या करते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स मिक्स कर देते हैं. यानी कि जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं, जब भी हम हिंदी बोलते हैं जो कि हमारी लैंग्वेज है, उसमें हम बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स इंक्लूड करते हैं. जैसे कि कल मैं वहाँ गई थी, कल मैं मार्केट गई थी, तो हम बाज़ार बहुत कम यूज़ करते हैं आजकल. मेरा टॉवल, ओके, मेरे रूम में, इस तरह से हम अपनी हिंदी लैंग्वेज में बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं. तो वैसे ही यहाँ पे नरेटर कहते हैं कि आजकल पीपल क्या करते हैं, जो कन्नड़ लैंग्वेज यूज़ करते करते भी बीच में क्या करते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स मिक्स कर देते हैं. द नरेटर कंसिडर्स इट डिसग्रेसफुल. तो नरेटर क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये बात उनको अच्छी नहीं लगती. वो कहते हैं कि ये हमारे लिए एक बहुत ही अपमानजनक बात है. हमको क्या करना चाहिए, हमको हमारी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए बजाय कि दूसरी इंग्लिश को, मतलब अपनी लैंग्वेज में मिक्स करने की बजाय. ही इलस्ट्रेट्स हिज पॉइंट ऑफ व्यू बाय गिविंग एन एग्जाम्पल. तो अपने पॉइंट को एक्सप्लेन वो कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल देते हुए, जो कि इसी स्टोरी का एग्जाम्पल है. द बंडल ऑफ फायरवुड वॉज बॉट एट रामाराव हाउस. तो रामाराव के हाउस पे जलाने की लकड़ी का कुछ जो बंडल था वो लाया गया, खरीदा गया. मीन्स रामाराव's son asked the woman how much he should give her. एंड रामाराव के जो बेटे थे उन्होंने पूछा उस वुमन से, who was selling maybe, जो कि वो बेच रही थी, फायरवुड जलाने की लकड़ी बेच रही थी, उन्होंने पूछा कि हाउ मच मीन्स कितना पे करना है उनको, उस लेडी को. when she said 4 paise, the boy told her that he did not have any change and asked her to come to the next day. तो ये बातें मे भी अपनी लैंग्वेज में हो रही होंगी. एंड उस लेडी ने आंसर दिया कि उनको कितना मनी पे करना है, 4 पैसे. द सेम मोमेंट आंसर क्या आया कि मेरे पास चेंज नहीं है, जबकि उनको कहना चाहिए था छुट्टे नहीं है. एंड ही यूज्ड द वर्ड ऑफ इंग्लिश दैट इज चेंज. So, and the poor woman did not understand the English word change and went away muttering to herself. जब कुछ समझ में नहीं आता हमको भी, हम क्या करते हैं, we take our way, हम क्या अपना रास्ता ले लेते हैं, कहीं इधर उधर हो जाते हैं, हमको नहीं समझ में आता. The same happened with that poor woman. उस पुअर वुमन को भी समझ में नहीं आया कि जो वर्ड, जो चेंज जो वर्ड है इसका क्या मीन्स है, एंड वो कुछ भी मुंह में बड़बड़ाती हुई चली गई. Thus, the use of English language before a native Kannada speaker caused confusion. मीन्स जो कि प्योर कन्नड़ लैंग्वेज बोलने वाली लेडी थी, उसके सामने इंग्लिश वर्ड यूज़ करना क्या था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला था. अब कोई गांव की लेडी होगी
कोई मारवाड़ी बोलने वाली या कोई भी अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलने वाली, कोई भी, हम अगर उसके सामने इंग्लिश बोलने लगेंगे तो ये उसके लिए कन्फ्यूजन का हो जाएगा, मीन्स कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी नेटिव लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, और हमने क्या इंग्लिश बोली तो वो उनको समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो द सेम हैपेंड हियर, वो सेम थिंग यहाँ पे ही हुई। रंगा वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंग्लिश वे ऑफ लाइफ। अब क्वेश्चन में भी ये पूछा गया है कि नरेटर का एटीट्यूड कैसा है, एंड इस स्टोरी में इंग्लिश लाइफस्टाइल के बारे में क्या बताया गया है। तो रंगा वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंग्लिश वे ऑफ लाइफ, रंगा भी जो इंग्लिश लाइफस्टाइल था उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंट था, अफेक्टेड था। Like them, he wanted to marry a mature girl and not a young present day bride. तो रंगा जो थे उनको भी क्या था, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में होता है, इंग्लिश पीपल मेच्योर गर्ल प्रेफर करते हैं शादी के लिए, तो उनको भी क्या एक यंग प्रेजेंट डे ब्राइड, मतलब बहुत छोटी सी ऐसे कुछ लड़की नहीं, बल्कि कैसी चाहिए थी, एक मेच्योर लड़की जो कि सब कुछ समझती हो, जानती हो, थोड़ी सी उसमें सेंसिबिलिटी हो, ऐसी गर्ल वो चाहते थे। ही टोल्ड द नरेटर दैट ही वुड मैरी व्हेन ही ग्रू अ बिट ओल्डर, और वो भी उन्होंने नरेटर को क्या बताया कि वो भी शादी तभी करेंगे जब वो थोड़े से और ज़्यादा ओल्ड हो जाएं। सेकेंडली ही वॉन्टेड टू मैरी अ गर्ल ही एडमायर्ड, और सेकेंड थिंग क्या थी, उनकी चॉइस क्या थी, रंगप्पा की चॉइस क्या थी। फर्स्ट तो वो गर्ल कैसी होनी चाहिए, मैच्योर गर्ल होनी चाहिए, ओके। एंड सेकेंड उनकी चॉइस ये थी कि लड़की ऐसी होनी चाहिए जिनको वो एडमायर करे, मीन्स जिनकी वो प्रेज करे, यानी कि उनके फेवरेबल, यानी उनके मन मुताबिक, जैसी उनको मतलब पसंद आ जाए वैसी। अरेंज मैरिज में वो फेवर में नहीं थे, अरेंज मैरिज के। दिस शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश ऑफ लाइफ ऑन मॉडर्न यंग एजुकेटेड इंडियंस। तो ये क्या बताता है, दिस शोज इन्फ्लुएंस, किसका इन्फ्लुएंस, इंग्लिश वे ऑफ लाइफ का, किस पे, आजकल की जो मॉडर्न यंग जनरेशन है, मॉडर्न यूथ है, उस पे इंग्लिश वे ऑफ लाइफ का इफेक्ट बताती है ये लाइन, कि उनको अरेंज मैरिज के फेवर में नहीं थे, कि उनके पेरेंट्स ने कोई गर्ल पसंद कर दी एंड वो उनके अकॉर्डिंग अपनी एग्री हो जाए, नहीं, उनको वही लड़की चाहिए जिनको वो खुद पसंद करे। कौन, रंगप्पा, मतलब रंगप्पा के थ्रू इंडियन यूथ की जो मेंटालिटी है, जो कि पढ़े लिखे एजुकेटेड यूथ है, उनकी मेंटालिटी को डिस्क्राइब किया गया है। द नरेटर डिड नॉट अप्रूव ऑफ इट, लेकिन जो नरेटर है वो इसको सही नहीं मानते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्ट्रोलॉजर्स परसेप्शंस आर बेस्ड मोर ऑन हियरसे एंड कंजेक्चर देन व्हाट दे लर्न फ्रॉम द स्टडी ऑफ द स्टार्स, कॉमेंट विद रेफरेंस टू द स्टोरी। सो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स मीन्स जो हेवनली बॉडीज़ की स्टडी करते हैं, मीन्स ज्योतिषी आप कह सकते हैं, तो इनके जो अनुमान होते हैं, ये जो गेस करते हैं जो भी चीज़, वो किससे, मतलब वो स्टार्स की स्टडी से जो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बदले वो किस पे, सुनी सुनाई बातों पे और जो अटकलबाजियाँ लोग लगाते हैं उस पे ज़्यादा बेस्ड होती हैं ये सारी चीज़ें। मीन्स एस्ट्रोलॉजर्स का जो परसेप्शन है, एस्ट्रोलॉजर्स जो भी भविष्यवाणियाँ या जो भी करते हैं वो किस पे, मतलब इधर उधर से सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा, जबकि स्टार्स पे बेस्ड स्टडी जो होती है उस पे कम बेस्ड होती हैं उनकी भविष्यवाणियाँ। तो इस स्टोरी के रेफरेंस में ये बात जो है हमको प्रूव करनी है। तो दिस स्टोरी प्रेजेंट्स एस्ट्रोलॉजर्स इन एन अनफेवरेबल लाइट। इसमें क्या किया गया है, इनको एक्चुअली कैसे प्रेजेंट किया गया है, अनफेवरेबल वे में प्रेजेंट किया गया है एस्ट्रोलॉजर्स को। देखिए कैसे, द ऑथर सीम्स टू बी हैविंग अ डिग एट देम थ्रू द वर्ड्स ऑफ द नरेटर। मीन्स अब देखिए, हैविंग अ डिग का मीन्स होता है एक्चुअली किसी के लिए बहुत ही इंसल्टिंग रिमार्क देना। तो जो ऑथर हैं वो ऐसा लग रहा है, इट सीम्स, ऑथर ऐसा लग रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, एक इंसल्टिंग रिमार्क दे रहे हैं नरेटर के वर्ड्स में। कैसे,
The story gives a graphic description of how the narrator employs the astrologer to trick an unwilling young man to agree to marry a young girl. तो ये स्टोरी क्या देती है? ग्राफिक डिस्क्रिप्शन. ग्राफिक डिस्क्रिप्शन का मतलब है एक विजुअल आप कह सकते हो, या एक इमेज हमारे मन में क्रिएट करती है किस चीज़ की, कि नरेटर जो हैं उनको, कि हाउ द नरेटर एम्प्लॉयज द एस्ट्रोलॉजर, की इसमें नरेटर कौन थे? श्यामा थे. तो उन्होंने कैसे एक एस्ट्रोलॉजर को ट्रिक के थ्रू, एस्ट्रोलॉजर को क्या पढ़ाई, एक पट्टी पढ़ा दी थी, है ना, कि आपको ये बोलना है, आपको ये बोलना है, ऐसे मतलब उसको ट्यूटर एक तरह से उसको टीच कर दिया था अच्छी तरह से, जो अपनी टीचिंग सिखा दी थी उसको, क्या कि आपको मतलब एक अनविलिंग जो यंग मैन है, किसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे? अनविलिंग यंग मैन किसको कहा गया? रंगप्पा को, जो कि शादी के लिए राजी नहीं था. तो एक एस्ट्रोलॉजर को सिखा पढ़ा के ट्रिकी वे में इस तरह से कर दिया कि उसने एक यंग मैन यानी कि रंगप्पा के मन में वहम पैदा कर दिया कि वो जो 11 ईयर ओल्ड गर्ल है वो केवल उसी और उसी के लिए बनी है. तो इन वर्ड्स के थ्रू वो क्या कर रहे हैं? हैविंग अ डिग एट, मतलब एक इंसल्टिंग सा रिमार्क बनाया है कि एस्ट्रोलॉजर्स तो वो हैं, वो स्टार्स की स्टडी के बेस्ड पे कुछ नहीं कहते, बल्कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स वो कैसे कहते हैं? हियरसे एंड कंजक्चर्स, मीन्स सुनी सुनाई बातों पे, इधर उधर की बातों पे ज़्यादा अपनी थ्योरीज बेस करते हैं. कहने का ये मीन्स है ही ट्यूटर्स हिम ऑल दैट ही वॉन्ट हिम टू से. तो उन्होंने यानी कि श्यामा ने सिखा पढ़ा दिया, ट्यूटर्स मीन्स सिखा पढ़ा दिया शास्त्री जी को, क्या कहने के लिए? कि जो वो बुलवाना चाहते थे, वो सारी बातें जो वो बुलवाना चाहते थे उन शास्त्री जी से, वो सारा उनको पहले ही सिखा दिया था. द नरेटर टुक रंगा टू द एस्ट्रोलॉजर. अब कैसे सिखाया था? कि नरेटर फर्स्ट ऑफ ऑल रंगप्पा को कहाँ लेके गए? एस्ट्रोलॉजर जो वो थे उनके पास लेके गए. द शास्त्री, कौन थे एस्ट्रोलॉजर? वो शास्त्री जी. टुक आउट हिज पैराफर्नालिया. पैराफर्नालिया क्या चीज़ होती है? वो सामग्री यू कैन से, या मिसलेनियस आर्टिकल्स, या वो इक्विपमेंट्स जो उनको चाहिए थे किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए. अब शास्त्री जी को या एस्ट्रोलॉजर को क्या चीज़ चाहिए हो सकती है? एक बुक जो कि स्टार्स के बारे में बताएगी, ऐसे करके, एंड कुछ और ग्रंथ वगैरह, कुछ मोटी मोटी बुक्स. तो ऐसा सब कुछ उन्होंने निकाल के अपने पास रख लिया. दीज इंक्लूडेड 2 शीट्स ऑफ पेपर. अब क्या क्या थी वो थिंग्स जो पैरी प्रणालियाँ, मतलब जो सामग्री आप कह सकते हो, या जो आर्टिकल्स उनको चाहिए थे. ही टुक आउट, क्या क्या था वो? 2 शीट्स ऑफ पेपर, 2 पेपर की शीट्स. सम कौड़ीज. अब कौड़ीज क्या होता है? कौड़ीज आप हिंदी में इनको बोलते हैं कौड़ी. कौड़ी आपने देखी होगी, वाइट कलर की छोटे छोटे शंख टाइप सी आकृति की होती है, छोटे छोटे शंख जैसे. और एंड अ बुक ऑफ पामीरा लीव्स. ये पामीरा लीव्स, पाम पेड़ जैसी होती है, उसकी लीव्स. ही कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स एंशिएंट साइंस. अच्छा, उन्होंने क्या बोला कि एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी एक एंशिएंट साइंस है. He moved his lips fast as he counted on his fingers. अब उन्होंने अपने लिप्स को ऐसे मूव करना शुरू किया कि मन में कुछ बुदबुदा रहे हो, और इतनी फास्ट काउंटिंग करनी शुरू कर दी अपनी फिंगर्स पे. अब वो क्या शो कर रहे थे शास्त्री जी? कि वो ये जो एंशिएंट साइंस है इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, एंड वो उंगलियों पे क्या कर रहे हैं? सारी कैलकुलेशंस. किस चीज़ से रिलेटेड? He did some calculations before telling Ranga that he was thinking about a girl. अब क्या था कि श्यामा जो थे उन्होंने एक दिन पहले ही क्या करवाई थी? मीटिंग करवा दी थी. ये जो सारी स्टोरी है, मैंने अपना जो पहले वाला वीडियो है उसमें सारी समरी स्टेप बाय स्टेप उसमें दे रखी है. तो अगर आप वो समरी रीड करेंगे आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी. एंड उसके बाद आप ये मेरे वीडियोस देखेंगे, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चंस के. तो आपको ईच एंड एवरीथिंग विल बी ऑन योर टिप्स आफ्टर दैट. सो अभी आपको शायद थोड़ी दिक्कत आ रही होगी अगर आपने वो समरी वाला वीडियो नहीं देखा है. सो मस्ट वॉच दैट वन ऑल्सो. तो क्या किया था श्यामा ने? क्या किया था? मीटिंग करवा दी थी, एंड जानबूझ के, एंड रंगप्पा एंड उस गर्ल को
वो जो 11 ईयर ओल्ड गर्ल थी रत्ना, उन दोनों को बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि हम दोनों की मीटिंग होने वाली है। एंड रंगप्पा के मन में वो गर्ल चल रही थी, तो शास्त्री जी ने झूठ मूठ में बोला कि तुम उसी गर्ल के बारे में सोच रहे हो, एंड बोला कि मेरी कैलकुलेशंस ऐसा कह रही हैं, जबकि शास्त्री जी ने उनको ऐसा कहने के लिए बोला था कि आपको ऐसा ही बोलना है कि वो रत्ना के बारे में सोच रहा है, ये कर रहा है। मतलब शास्त्री जी से बुलवाई गई थी ये सारी चीज़ें। शी हैड द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशियन। अब उनको अच्छी तरह पता था कि जो गर्ल है 11 ईयर ओल्ड रत्ना, उसका नाम है रत्ना, एंड उसका अनादर मीन्स होता है कि समुद्र में मिला हुआ। अब रत्न समुद्र में मिलते हैं, और ये बात भी उनको पढ़ाई गई थी किसके द्वारा? नरेटर श्यामा के द्वारा, कि आपको ये बोलना है। He assured them that their negotiations would definitely bear fruit, यानी कि उन दोनों की जो वार्ता है आपस में, जो नेगोशिएशन मतलब जो भी बातें हो रही हैं, ज़रूर से ज़रूर उसका कोई रिजल्ट निकलेगा। रंगा वॉज इम्प्रेस्ड बाय द साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब रंगा को इससे बिल्कुल बेखबर, उसको कुछ भी नहीं पता था, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी नहीं, और वो बहुत इम्प्रेस हो गया कि ये शास्त्री जी बहुत कुछ जानने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे मन की सारी बातें बता दी, उस गर्ल के बारे में बता दिया। एंड रत्ना का मतलब यही होता है कि जो समुद्र में मिलने वाला कुछ, मतलब ओशियन में कुछ मिले, तो ये तो मतलब एंशिएंट साइंस सच में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है। So that evening the narrator congratulated Shastri for repeating everything he had taught without giving arise to any suspicion. And तो नरेटर जो श्यामा, उन्होंने शास्त्री जी को कंग्रेचुलेट किया, बधाई दी कि आपने वही सब कुछ रिपीट किया जो आपको कहने के लिए, आपको बोलने के लिए मतलब कहा गया था मेरे द्वारा, और किसी को कोई कंफ्यूजन भी नहीं हुआ। मतलब सब कुछ बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल सच हो, लेकिन वो तो सिखा पढ़ा के बोल रहे थे शास्त्री जी, जो उनसे बुलवाया गया वो बोल रहे थे। He mocked astrology by saying, "What a marvelous shastras yours is." यानी कि एक तरह से मोकिंग का मीन्स होता है किसी का उपहास करना, किसी का मजाक उड़ाना, मखौल उड़ाना मतलब। तो उन्होंने क्या कहा, आपकी जो एस्ट्रोलॉजी है वो क्या है, सच में आपके शास्त्र जो हैं बिल्कुल शानदार बोलते हैं, बिल्कुल सही बोलते हैं, यानी कि एक तरह से उनका मजाक उड़ा रहे थे। द शास्त्री डिडंट लाइक इट, लेकिन शास्त्री जी को ये अच्छा नहीं लगा, एंड सेड दैट ही कुड हैव फाउंड इट आउट हिमसेल्फ फ्रॉम हिज शास्त्रा। और उन्होंने जो भी कहा वो क्या, आउट फ्रॉम शास्त्रा, कि वो शास्त्रा में नहीं लिखा था उनसे, तो वो बुलवाया गया। वो सारी चीज़ें, those were not written in shastras, that was out from shastras. This shows that astrologers' perceptions are based more on hearsay and conjecture than what they learn from the study of stars. Students, here it is then, THEN. All right, this is not them, this is then, this is N. All right, so तो इस बेसिस पे जो भी इस स्टोरी में लिखा गया है, उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स की परसेप्शंस जो हैं, एस्ट्रोलॉजर्स की जो मतलब जो भी वो बोलते हैं, वो इधर उधर लोगों की कही हुई बातों पे ज़्यादा बेस्ड होते हैं इंस्टेड ऑफ द स्टडी ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Indian society has moved a long way from the way the marriage is arranged in the story discuss. तो इसमें कहा गया है कि इस स्टोरी में जो वेडिंग सेरेमनी जिस तरीके से अरेंज की जाती है, उसके कंपैरिजन में इंडियन सोसाइटी जो है वो बहुत बहुत आगे निकल चुकी है। अब ऐसा नहीं होता, तो हमको इसी को डिस्कस करना है, इसी को बताना है। In the past, marriages in India were usually arranged by parents or relatives. Past time में जो marriages थी वो पेरेंट्स अरेंज कर दिया करते थे या कोई रिलेटिव्स अरेंज कर दिया करते थे। The story Ranga's marriage shows how the narrator arranges Ranga's marriage with the help of the astrologer. तो जो रंगाज मैरिज जो स्टोरी है ये क्या बताती है कि नरेटर यानी कि जो श्यामा है उन्होंने अरेंज की, किसकी, रंगा की मैरिज, किसकी हेल्प से, एस्ट्रोलॉजर जो कि शास्त्री जी थे, उनकी हेल्प से वो मैरिज जो वो उन्होंने अरेंज की।
After independence, certain changes have come in the economic and social setup of the Indian society. तो इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं हमारी इंडियन सोसाइटी में. हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हुई है एंड सोशल सेटअप भी चेंज हुआ है. Women empowerment has made women men's comrades and equals and not a mere prisoner confined within the four walls. And जैसे जैसे हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल सेटअप चेंज हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, उसके साथ विमेन एम्पावरमेंट भी बढ़ा है. एंड अब क्या है, विमेन जो हैं वो मैन की कॉमरेड यानी कि उनके कंधे से कंधा मिला के चलने वाली, उनकी साथी की तरह, बिल्कुल उनके बराबर चल के सारा काम उनके साथ करती हैं. अब वो केवल मियर का मतलब केवल एक प्रिजनर बन के नहीं रह गई, जो कि पहले ऐसे था कि 4 दीवारी में महिलाएं जो थी वो कैद होके रहती थी, बट अब ऐसा नहीं है. अब क्या है, वीमेन आर नॉट मियर प्रिजनर्स. वो केवल एक प्रिजनर नहीं है, बल्कि वो वर्क प्लेस पे जाती हैं, अर्न करती हैं, फैमिली को सपोर्ट करती हैं एंड हस्बैंड के साथ उसी तरीके से काम करती हैं. जितना हस्बैंड्स अर्न करते हैं उनके साथ अर्न करके वैसे ही फैमिली को सपोर्ट करती हैं. विमेन एजुकेशन and access to jobs have changed the attitude of modern males toward them. अब क्या है कि विमेन एजुकेशन, जब से विमेन एजुकेट होने लगी हैं और वो क्या करने लगी हैं, अपने वर्क प्लेस पे जाने लगी हैं, जब से उनकी जॉब्स तक पहुंच बनी है, उनकी अप्रोच कहाँ तक हुई है, जॉब्स तक, इस वजह से मेल एटीट्यूड जो है वो विमेन के लिए चेंज हुआ है. अब उनको ये नहीं कहा जा सकता कि केवल वो चूल्हा चौका ही करेंगी, बल्कि वो क्या है, इवन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ, सब तरफ क्या है, विमेन का शेयर है. मतलब विमेन हर तरफ सारे के सारे वर्क प्लेसेस मैन के साथ शेयर कर रही हैं. A girl is now accepted as a partner in marriage for her worth or qualities rather than the dowry. अब क्या है, एक गर्ल इज नाउ एक्सेप्टेड. अब गर्ल को एक पार्टनर, मैरिज के बाद एक पार्टनर की तरह एक्सेप्ट किया जाता है, जबकि पहले क्या था, लेकिन केवल डॉरी के लिए नहीं, दहेज के लिए नहीं, जबकि पहले क्या था, उनको डॉरी के लिए ही बस मतलब लेके आया जाता था, लेकिन अब उनकी क्वालिटीज़ के बेसिस पे उनको जज किया जाता है, उनकी वर्थ, उनकी क्वालिटीज़ के बेसिस पे उनको जज किया जाता है, डॉरी के बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं, दहेज के बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं. Marriageable young boys and girls have now more say in the choice of partners. लेकिन अब क्या है, मैरिजेबल बॉयज़ एंड गर्ल्स की क्या है, अपनी खुद की चॉइसेस हैं किसके लिए, पार्टनर के लिए, कि किसको कैसा पार्टनर चाहिए. अब केवल बॉयज़ की ही रजामंदी नहीं, गर्ल्स की भी अग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है. ईच मैरिजेस हैव बीन बैंड लीगली, अर्ली मैरिजेस. तो जो पहले क्या था, अगर छोटेपन में भी शादी कर दी जाती थी तो उसको मान लिया जाता था, लेकिन अब क्या है, अर्ली मैरिजेस, अगर अर्ली एज में जो एज है वो डिसाइडेड है. क्या एज है, गर्ल की एज होनी चाहिए, दैट मस्ट बी 18 एंड बॉय की एज होनी चाहिए, दैट मस्ट बी 21. तो मिनिमम एज जो है मैरिज की वो रखी गई है 18 फॉर गर्ल्स एंड 21 फॉर बॉयज़. तो अब क्या है, अर्ली मैरिजेस को बैन कर दिया गया है, लीगली बैन कर दिया गया है, कानूनन मना कर दिया गया है, जबकि 21 एंड 18 एंड 21 जो मैरिज के लिए एज का क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है. बाय दिस टाइम मतलब 18 एंड 21 एज तक दे अटेन फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल मैच्योरिटी. और इस टाइम तक बॉयज़ एंड गर्ल्स उनमें फिजिकल भी, मेंटली भी वो प्रिपेयर हो जाते हैं, फिजिकली भी एंड इमोशनली भी वो पूरी तरह मैच्योर हो जाते हैं. एंड व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ गुड फॉर देम, व्हाट इज़ बैड फॉर देम, तो वो ये डिसाइड कर पाते हैं रेस्पेक्टिवली 18 एंड 21 गर्ल एंड बॉय की एजेस जो हैं वो. Indian society had certainly moved a long way from the time of arranged marriages, when the formal consent of the bridegroom was taken for granted and the elders fixed everything.
और इंडियन सोसाइटी में मतलब अरेंज मैरिजेस का जो फॉर्मेलिटी उसमें हुआ करती थी, किस चीज़ की, कि ब्राइड और ब्राइडग्रूम से तो सिंपली पूछा जाता था कि हाँ भाई मैरिज सेट हो गई है, मीन्स एक तरह से उनको इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म किया जाता था कि दिस इज डन। उनकी कंसेंट को टेकन फॉर ग्रांटेड, मतलब ऐसे ही समझा जाता था, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, जबकि एल्डर्स जो थे वो सारा कुछ फिक्स करते थे। तो इंडियन सोसाइटी में ऐसा अब नहीं रह गया है, गर्ल्स की कंसेंट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कंसेंट बॉयज़ की। सो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर इज? आप नरेटर के बारे में क्या इंप्रेशन बनाते हैं, कैसे पर्सन थे? कौन? श्यामा। नरेटर कौन है? श्यामा। तो उनके बारे में अगर इसमें कैरेक्टर स्केच आता है, कैरेक्टर स्केच ऑफ श्यामा, तो सेम क्वेश्चन सेम आंसर हम राइट कर सकते हैं। द नरेटर श्यामा इज डार्क इन कलर। वो कैसे हैं? उनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है। ही कॉल्स हिमसेल्फ अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक। अपने आप को क्या कहते हैं? डार्क पीस ऑफ ऑयल केक। डार्क पीस ऑफ ऑयल केक का मीन्स क्या है? मीन्स एक तरह से मोकरी, अपना खुद का मजाक उड़ाना। किसका? डार्क कलर के बेसिस पे, कि मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क है, मतलब खुद का ही मजाक उड़ाना डार्क कलर के लिए। So, he is an elderly gentleman. He is keen observer of men and manners. मतलब क्या है वो? एक एल्डरली जेंटलमैन है, एक बड़े जेंटलमैन है, एंड बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करते हैं किसको? इंसान को एंड उसके तौर तरीकों को। ही नोटिसेस द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश, द लैंग्वेज एंड द वे ऑफ लाइफ ऑन इंडियन सोसाइटी। और वो क्या महसूस करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड उसका जो लाइफ स्टाइल है, इंग्लिश का जो लाइफ स्टाइल है, उसने इंडियन सोसाइटी को बहुत अफेक्ट किया है। उन्होंने ये नोटिस किया। किसने? श्यामा ने। ही इज़ अ प्योरिस्ट हु इज पेन्ड एट द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ इंग्लिश वर्ड्स इन कन्नड़। तो वो क्या करते हैं? वो एक प्योरिस्ट है। प्योरिस्ट मीन्स दो लैंग्वेजेस को मिक्स करना उनको पसंद नहीं है। उनको बहुत पेन फील होता है जब वो देखते हैं कि पीपल सिंपली दे आर यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स इन कन्नड़ लैंग्वेज, जबकि वो कहते हैं कि कॉन्वर्जेशन में अगर आप कन्नड़ में कॉन्वर्जेशन करते हैं तो इट मस्ट बी इन कन्नड़ ओनली, एंड अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज ही कैरी ऑन होनी चाहिए। ही कंसिडर्स इट डिस्ग्रेसफुल। क्या? कि हम जब कन्नड़ लैंग्वेज में इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है? बहुत ही अपमानजनक है एक तरह से। He does not approve of the English custom of love marriage either. एंड वो क्या करते हैं? वो इसको सही नहीं मानते। किसको? जो लव मैरिज का जो सिस्टम है इंग्लिश पीपल का, उसको। और उनके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए? मैरिजेस मस्ट बी अरेंज्ड बाय पेरेंट्स। एंड यहाँ पे भी वो यही सोचते हैं कि रंगप्पा क्या है? बहुत अच्छा बॉय है, एंड इसकी मैरिज क्या होनी चाहिए? अरेंज्ड होनी चाहिए। जबकि रंगप्पा का क्या था? रंगप्पा एक मैच्योर गर्ल से शादी करना चाहता था, एंड कैसी? जिसको रंगप्पा खुद एडमायर करे, मतलब उसकी खुद की चॉइस की गर्ल होनी चाहिए। लेकिन नरेटर ने क्या किया? सर्कमस्टांसेस को कुछ इस तरह से मोल्ड किया कि रंगप्पा के मन में उस गर्ल के लिए एक अच्छी इमेज आने लगी, एंड उन्होंने उस मैरिज को एक तरह से अरेंज मैरिज बना दिया। सो he is well-meaning gentleman who has the good of others in his heart. and वो ऐसे gentleman थे। कौन? श्यामा, जिनके मन में दूसरों के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी बातें थी, मतलब दूसरों का भला चाहने वाले इंसान थे। he learns of Ranga's views about marriage from Ranga himself. एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। उन्होंने किसी और से पूछताछ करने की बजाय रंगा के मुंह से खुद से सुना कि वो शादी के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं, क्या ख्याल, क्या मतलब क्या उनकी ओपिनियन है शादी के बारे में। ही इज़ अ गुड जज ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर। वो मानवीय स्वभाव, मतलब ह्यूमन बींग्स के कैरेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से जज कर लेते हैं। ही थिंक्स दैट रंगा वुड मेक अ गुड हस्बैंड, मतलब रंगा एक बहुत अच्छा हस्बैंड बन सकता है। द नरेटर इज़ अ गुड स्ट्रैटेजिस्ट। अब ये आपको जब आप वीडियो सुनेंगे उसमें देखेंगे, समरी का जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें आपको पता चलेगा कि क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई। इतनी शानदार मार्वलस स्ट्रैटेजी थी कि विदाउट एनी सस्पिशन वो बॉय, पढ़ा लिखा बॉय जिसने एक 11 ईयर ओल्ड गर्ल से शादी कर ली,
एंड विदाउट एनी सस्पिशन। तो ये स्ट्रैटेजी आप वहाँ देखेंगे, बहुत शानदार वे में डिस्क्राइब किया गया है। ही क्लेवरली कॉल्स रंगा टू हिज होम व्हेन रत्ना इज सिंगिंग अ सॉन्ग, और वो क्या करते हैं, बहुत ही क्लेवरली रंगप्पा को बुला लेते हैं वहाँ पे जहाँ पे रत्ना एक सॉन्ग गा रही हैं। ही नोटिसेस रंगाज रिएक्शन, और रंगा की क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है, वो क्या सोच रहे हैं, वो नोटिस करते हैं। एंड इंटरेस्ट इन हर, किसमें, इन हर मीन्स रत्ना में उसका क्या इंटरेस्ट शो हो रहा है। एंड अराउजेज हिज क्यूरियोसिटी बाय अरेंजिंग अ मीटिंग विद द एस्ट्रोलॉजर, एंड उस विश्वास को पक्का करने के लिए वो क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास उस एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं एंड और ज़्यादा क्यूरियोसिटी रेज करते हैं, किसकी, रंगप्पा की, ताकि वो उस गर्ल के बारे में, उसके थॉट्स में और ज़्यादा इंडल्ज हो जाए। सो फर्स्ट ही सेज दैट रत्ना इज मैरिड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो उसको और ज़्यादा क्यूरियस बनाने के लिए, वो करने के लिए पहले तो सोचते हैं कि चैप्टर क्लोज कर देना चाहिए बाय सेइंग कि रत्ना तो है ही मैरिड। बट व्हेन ही फाइंड्स रंगा डीप इंटरेस्टेड इन हर, लेकिन जब वो देखते हैं कि रंगा सच में इंटरेस्टेड है उस गर्ल में जो कि 11 ईयर ओल्ड है, उसका नाम है रत्ना, he confesses that he was wrongly informed। बाद में वो confess कर लेते हैं, accept कर लेते हैं कि शायद उनके पास गलत information थी, किस regarding, उस गर्ल रत्ना के regarding कि वो married है, कि she is not married now, वो inform करते हैं बाद में। In short, the narrator tries his utmost to get the marriage settled। मतलब वो पूरा उन्होंने एफर्ट लगा दिए थे अपने कि किस तरह से वो उन दोनों की मैरिज को सेटल कर दें। द नरेटर लव्स फन एंड ह्यूमर, नरेटर को फन भी पसंद है, ह्यूमर भी पसंद है। ही हैज़ द कैपेसिटी टू मेक अदर्स लाफ एट हिम, एंड उनमें ये भी कैपेसिटी है कि वो दूसरों को कैसे हंसा सकते हैं। He employs a rambling style and gives many similes and metaphors to heighten the literary values of the story। तो वो क्या करते हैं, उनके पास इस तरह से मतलब क्या क्वालिटी है, उनकी कैपेसिटी है कि किस तरह से वो एक रैम्बलिंग स्टाइल से, मीन्स रैम्बलिंग का मीन्स होता है लेंदी एंड कंफ्यूज्ड वे में, तो वो एक लेंदी एंड एक कंफ्यूज्ड स्टाइल अपनाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी सिमलीज देते हैं, बहुत सारे मेटाफोर्स देते हैं। सिमलीज एंड मेटाफोर आपको पता है कंपैरिजन की डिवाइसेस है। जब सिमली यूज होती है उसमें लाइक एंड एज होता है, दो डिफरेंट चीज़ों की क्वालिटीज़ को बताने के लिए। एंड मेटाफर भी है, मेटाफर भी एक कंपैरिजन की डिवाइस है। अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी, जब मैं लिटरेरी डिवाइस का एक वीडियो अपलोड करूंगी, उसमें बहुत अच्छे से ये डिवाइसेस आपको मैं समझा दूंगी क्या करने के लिए। अब उन्होंने सिमलीज, मेटाफर और ये लेंदी स्टाइल जो है कंफ्यूजन का, ये क्यों चूज किया, ताकि वो लिटरेरी वैल्यूज को और ज़्यादा बता सकें। यहाँ पे द टचेस ऑफ लोकल कलर मेक द स्टोरी फुल ऑफ एथनिक कलर एंड ऑथेंटिक। वो क्या चाहते थे, मतलब स्टोरी को और ज़्यादा फुल ऑफ एथनिक कलर से, ऑथेंटिसिटी से वो फिल कर सकें। तो ऐसा उन्होंने बहुत सारे एफर्ट किए हैं इस स्टोरी के लिए। सो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ऑल द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। Then next video will be of additional question answer type. So stay connected, keep watching, bye bye. We will meet in our next video.